सारी रात रचना सो नहीं पाई थी। बर्थ पर लेटे लेटे ट्रेन के साथ भागते अंधकार को कभी कभी निहारने लगती। इतने समय बाद अपने पति से मिलने की सुखद कल्पना से उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। गाड़ी ठीक सुबह 5 बजे स्टेशन पर आ गई थी। कूली बुलवाकर उसने सामान उतरवाया और बेटे को गोद में लेकर वो स्टेशन पर उतरकर अपने पति आलोक को ढूंढने लगी। चिट्ठी तो समय पर डाल दी थी उसने, फिर क्यों नहीं आए? कहीं डाक विभाग की लाखों चिट्ठियों में उसकी चिट्ठी खो तो नहीं गई? वरना तो अवश्य आते। हवा में काफ़ी ठंडक थी। सर्दी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। उस शीतल बयार में भी पसीने के कुछ कण उसके माथे पर उभर आए थे। नया शहर, नए लोग, अनजान जगह, ऐसे में अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं? उसने पर्स खोलकर पते की डायरी निकाली और पास खड़े रिक्शे वाले को कस्तूरबा गांधी मार्ग चलने का निर्देश देकर पहले रिक्शे में सामान रखवाया और फिर गोद में बेटे को लेकर खुद भी बैठ गई। कैसी अजीब सवारी है ये रिक्शा भी, उसने सोचा। हर समय गिरने और फिसलने का डर बना रहता है। दो लोग भी कितनी मुश्किल से बैठ पाते हैं। दिल्ली में होती तो अपनी गाड़ी को दौड़ाती हुई अब तक कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती। शहर की सुनसान सड़कें लांघता हुआ रिक्शा एक बंगले के पास आकर रुक गया था। उसने रिक्शे वाले को बाहर गेट पर ही पैसे देकर विदा किया और हाथ में बैग पकड़कर बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। पहले का समय होता तो सीढ़ियाँ लांघती हुई, धड़धड़ाती हुई अब तक घर के अंदर पहुंच चुकी होती, पर इस समय एक संकोच उसके पांव जकड़ रहा था। घर तो उसका ही है, पति के घर को वह अपना ही तो कहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके बीच एक दीवार सी खिंच गई थी। रचना चिर परिचित आवाज़ पर वह पीछे मुड़ गई थी, जैसे मुग्धावस्था से चौंकी हो। इतने समय बाद पति को देखकर वह उन्हें एकटक निहारती रह गई थी। रंग पहले से अधिक खिल उठा था, शरीर झरहरा पर चुस्त दुरुस्त। चलो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कंधे पर कोमल स्पर्श पाकर वह चौंकी। खुशी, सामान उठाकर अंदर रखवा दो, आदेश देकर उन्होंने बेटे को गोद में उठा लिया और पत्नी से प्रश्न किया। चिट्ठी लिख देती, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। लिखी तो थी, फ़ोन भी करवाया था, पता चला दौरे पर गए हो तुम। उसने रुक रुक कर कहा। अच्छा, शायद खुशी डाक देना भूल गई है। पिछले दिनों काफ़ी व्यस्त रहा, तभी खुशी ट्रे में आलोक के लिए नींबू पानी, उसके लिए चाय और बेटे के लिए गिलास में दूध व कुछ बिस्कुट रख गई थी। पिता पुत्र बातों में ऐसे व्यस्त हो गए जैसे सब कुछ एक ही दिन में जान समझ लेंगे। चाय की चुस्कियां लेते वह झाड़ू लगाती हुई खुशी को देखने लगी। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, लाल बॉर्डर की साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल, छरहरा शरीर जैसे उसकी अपनी थुलथुल काया का मजाक कर रहा था। गजब का आकर्षण है इस तरुणी में। चेहरे पर कुटिल मुस्कान घेर आई थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए रचना ने चोर दृष्टि से घर के हर कोने की टोह ले ली। घर का हर हिस्सा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। कमरे में नीले रंग के पर्दे पर लाल रंग रचना को पसंद था। उसने घड़ी की ओर दृष्टि घुमाई। 9 बजने को आए थे। आलोक के दफ्तर जाने का समय हो गया था। यह सोच वह नाश्ता बनाने के लिए उठने लगी तो उन्होंने सबर रोक दिया। जब से बीमार हुआ हूँ, भोजन सुबह सुबह पचता नहीं है। खुशी को माँ सब समझा गई है, वही बनाकर ले आएगी। तुम आराम से बैठो। मेज पर रखे बर्तनों की खनखनाहट सुनकर उसकी नज़र उस ओर चली गई थी। इलायची का छौंक लगाकर बनी खिचड़ी को सौंधी महक कमरे में फैल गई थी। नाश्ता करके दफ्तर जाते समय आलोक उससे कहते गए, जो भी काम हो खुशी से कह देना, यह सब काम बड़े सलीके से करती है। अनायास कहे पति के वाक्य उसे अंदर तक बींध गए। वह खुद पर तरस खाकर रह गई थी। ब्याह के कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच संबंधों की खाई इसी बात पर ही तो गहराती गई थी। आलोक ऐसी जीवन साथी चाहते थे जो ढंग से उनकी गृहस्थी की सार संभाल करती, उनकी बूढ़ी माँ की सेवा करती और जब वे थके हारे दफ्तर से लौटे तो मुस्कान चेहरे पर फैलाकर उनका स्वागत करती। लेकिन सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली रचना के लिए ये सब बातें दकियानूसी थी। वह तो पति और सास को यही समझाने का प्रयत्न करती रही कि
औरत की सीमाएं घर गृहस्थी की सार संभाल और पति व सास की सेवा तक ही सीमित नहीं है। नौकरी करके 4 पैसे कमाकर जब वह घर लाती है तभी उसे पूर्णता का एहसास होता है। आलोक समझाते रह गए थे कि उनकी अच्छी कमाई है, सिर पर छत है, जिम्मेदारी कोई खास नहीं और जो है भी उसका निर्वहन करने में वे पूर्ण रूप से सक्षम है। पर महत्वाकांक्षी रचना के ऊपर से सब कुछ जैसे चिकने घड़े पर पड़े पानी सा उतर गया। अम्मा सोचती कि एक बार माँ बन जाने के खुद ही घर गृहस्थी में रम जाएगी, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। अंश की किलकारियाँ दादी और पिता ने ही सुनी थी। उन्हीं दोनों की छत्र छाया में वह पला बढ़ा था। कुछ समय बाद आलोक को प्रमोशन मिली, जिससे तनख्वाह भी बढ़ी और रहन सहन का स्तर भी। उन्होंने बेटे का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करवा दिया था। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बार फिर उन्होंने रचना को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। समझाया था कि बच्चे की सही परवरिश के लिए माँ का घर पर होना बहुत ज़रूरी है। पर भौतिकवाद में विश्वास करने वाली पत्नी ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि यह परवरिश तो आया और शिक्षिका भी कर सकती है और फिर दोहरी आय से ये सुविधाएं तो आसानी से जुटाई जा सकती हैं। नन्हे अंश के मुंह में जब आया निवाला डालती तो आलोक नाराज हो उठते। बूढ़ी अम्मा को घर के काम में जुटा देखते तो मन रुदन कर उठता कि उन्होंने ब्याह ही क्यों किया। इस बात का जवाब अपने मन में ढूंढना खुद उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है होठ सीकर रहा जाए। उन्हीं दिनों उनका ट्रांसफ़र दार्जिलिंग हो गया। आलोक वहाँ जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं कि उन्हें दिल्ली से विशेष लगाव था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि पत्नी कभी भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी और ना ही नौकरी से त्यागपत्र देगी। ऐसे में अम्मा और बेटे को अकेले भी नहीं छोड़ सकते और स्वयं रुक भी नहीं सकते। इसीलिए अकेले ही जाने का निश्चय करके उन्होंने अपना यह निर्णय जब अम्मा को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध ढहने लगा। वे उन्हें वहाँ अकेले कैसे जाने देती? कौन उनकी देखभाल करेगा? माँ ने रचना को समझाया था, पति पत्नी को एक ही देहरी में रहना होता है, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर रचना ने माँ की बात समझने के बदले समझाना उचित समझा था। अपनी ओर से खुद ही सफाई देकर उसने पल भर में अपना निर्णय सुना दिया था। 3 ही बरस की तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। अब तो अंश भी अच्छे स्कूल में जाने लगा है। अच्छे स्कूलों में दाखिले आसानी से तो मिलते नहीं। एक बार पूरा तामझाम समेटो और फिर वापस आओ, मुझसे नहीं होगा यह सब। वे अपनी अर्धांगिनी से इससे अधिक आशा कर भी नहीं सकते थे। आलोक ऐसे मौक़ों पर गजब की चुप्पी इख्तियार कर लेते थे। वैसे भी जहाँ मन की संधि ना हो, पति पत्नी साथ रहकर भी एक दूरी पर ही वास करते हैं। अम्मा परेशान हो उठी थी। बेटे से बहू के अलग रहने का ख्याल उन्हें सिर से पैर तक हिला दिया, पर क्या कर सकती थी सिवाय चुप्पी साधने के। बीबी जी, दोपहर में क्या खाना बनाऊं? खुशी के प्रश्न पर अतीत की खोह से निकलकर वह वर्तमान में लौट आई थी। साहब क्या खाते हैं इस समय? आज तो साहब बाहर गए हैं, इसीलिए डब्बा साथ में ही दे दिया। वैसे तो घर में ही आकर खाते हैं। उसे उसकी मासूमियत पर चिढ़ हो आई। वह चिढ़ते हुए सोचने लगी कि अपने पति की पसंद नापसंद भी इस गवार से पूछनी पड़ रही है। उसे अपना अधिकार छीनता सा लगा। फिर भी खुशी को आलू मटर की सब्ज़ी बनाने का आदेश देकर वह अपने हॉल में आकर लेट गई। थकान से पलकें बोझिल थी, पर नींद कोसों दूर थी। खुशी मटर छील रही थी। अंश उसकी पीठ पर झूला झूल रहा था। अम्मा ने बताया था कि खुशी का पति अपाहिज है। जब से अम्मा ने उसे आलोक के यहाँ खुशी की नियुक्ति की बात बताई थी, वो परेशान हो उठी थी। उसके मन में शंकाओं के जाल फलने लगे थे। अपनी कल्पना में कभी वह खुशी और आलोक को साथ देखती, तो कभी उसे बेटे और आलोक के बीच बैठा देखती। कई दिनों से कोरे पड़े दिमाग पर जैसे भाव और विचारों का रेला आ गया हो। यह क्या कर गई अम्मा? उसने मन ही मन सोचा था। किसी पुरुष को नियुक्त करती। आदमी आखिर आदमी होता है और औरत औरत। उसके पिता ने भी तो यही किया था। बिस्तर पर पड़ी हुई उसकी माँ की सेवा के लिए नियुक्त नर्स को अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपनी वफादारी का सबूत दिया था। अम्मा बाबूजी का कितना ध्यान रखती थी। उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाती थी। जब तक वे सोते नहीं थे तब तक वह खुद भी नहीं सोती थी
और अगर वह देर से उठते तो क्या मजाल, घर में जरा सा भी शोर कर दे कोई, कहती बाबूजी की नींद में खलल पड़ेगा। उनकी कितनी सेवा करती थी, पर एक बार बिस्तर पर पड़ी तो बाबूजी की सारी ईमानदारी आंधी में उड़ने वाले तिनके समान उड़ गई थी। माँ लाख सिर पटकती रही, पर मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ फिसल कर रह गया था। अम्मा तो दोषी नहीं थी, हारी बीमारी पर किसी का जोर नहीं चलता है, पर रचना ने तो खुद मुसीबत को न्योता दिया था। ब्याह के बाद से आज तक उसने पति की सेवा करना तो दूर, कभी उसके दिल में झांकने की भी चेष्टा नहीं की थी। यहाँ आने के लिए अम्मा ने उस पर कितना जोर डाला था, पर वही नहीं मानी थी। पति जब भी अपनी परेशानियों की चर्चा उससे करते, वह सुनी अनसुनी कर देती। अम्मा के कानों तक ये बातें ना पहुँचे, यही प्रयत्न रहता उसका। डरती थी कि अम्मा उसे जबरन पति के पास भेज देंगी। फिर उसकी नौकरी का क्या होगा, उज्जवल भविष्य का क्या होगा। धीरे धीरे आलोक दिल्ली कम आने लगे थे। एक तो लंबा सफ़र उनके तन मन को शिथिल करता, ऊपर से पत्नी की तटस्थता और अवहेलना आहत कर जाती थी। बस माँ का प्यार और बेटे का दुलार ही उन्हें शांति प्रदान करता था। फ़ोन पर अक्सर बात कर लेते थे। वह भी ज्यों ही रचना फ़ोन उठाती, उन्हें कई काम याद आ जाते। कहने सुनने को रहा भी क्या था। पिछली बार उन्होंने अम्मा को फ़ोन पर बताया था कि वे काफ़ी दिनों से बीमार थे। उन्हें अतिसार हो गया था, अन्न का एक दाना भी नहीं पचता था। बेटे की बीमारी की खबर सुनकर माँ सुलग उठी थी। उन्होंने अपने ज़माने की कई पतिव्रता औरतों के उदाहरण दे डाले थे कि ऐसे समय में पत्नी ही तो पति की सेवा करती है। बीमार इंसान दवा के साथ साथ प्यार और सहानुभूति की भी आशा रखता है, पर बहू के समक्ष सुनहरा भविष्य और शानदार कैरियर एक बार फिर मुंह बाएं खड़ा हो गया था। उन दिनों दफ्तर में प्रमोशन की नई सूची बन रही थी। ऐसे में उसका कहीं भी जाना नामुमकिन था। यूँ उसने फ़ोन पर पानी उबालकर पीने और समय पर दवा लेने की हिदायत देकर अपने कर्तव्य से छुट्टी कर दी थी। बेटे के पास अम्मा ही पहुंची थी। अम्मा ने ही पूरी तरह से उनकी देखभाल की थी। जब लौटने लगी तो खुशी को बेटे की देखभाल के लिए नियुक्त कराई थी। घर लौटकर उन्होंने खुशी की प्रशंसा में ज़मीन आसमान एक कर दिया था। अब यह प्रशंसा बहू को कुढ़ाने के लिए करती थी या उसके मन में पति के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित करने के लिए, यह तो वही जाने। पर रचना इस अनदेखी महिला के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी थी। खुशी के रूप में उसके समक्ष मानो एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई थी, ठोस, ठंडी और पथरीली दीवार जिस पर वह मुट्ठियां पटकती रहती, पर कोई उत्तर नहीं मिलता था। पति पत्नी के संसार को नष्ट भ्रष्ट करता कोई तीसरा वहां पसर जाए, इससे पहले ही वह यहाँ आ पहुंची थी। उसे यहाँ आए हुए 8 दिन हो गए थे, पर वह पूरी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी। दैनिक दिनचर्या की छोटी छोटी परेशानियों में उसने कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। सभी खुशी कर रही थी। उस दिन रविवार था। सभी बाहर आंगन में बैठकर सर्दी की कुनकुनाती धूप का आनंद ले रहे थे। खुशी कपड़े धो रही थी। अंश बाल्टी में से पानी निकालकर खुशी पर उलीचता जा रहा था और खिलखिलाता भी जा रहा था। कुछ ही दिनों में खुशी ने अंश को अपने वश में कर लिया था। हाँ, बच्चों के साथ बड़ों को भी अपने वश में करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। आलोक तलखी भरे स्वर में छिपे पत्नी के व्यंग को भली प्रकार समझ गए थे। जब पति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोधावेश में उसने रस्सी पर पति की कमीज फैलाते हुए खुशी के हाथों से कपड़े छीन लिए और उसे अंदर जाकर रसोई का काम संभालने का आदेश दिया था। इस व्यवहार से खुशी काँप कर रह गई थी। वह सोचने लगी थी कि ना जाने क्या अपराध हो गया उससे। बीबी जी, ये साहब की कमीज हैंगर पर फैला दीजिए। फिर उसके हाथ से रचना हैंगर लेकर जमीन पर पटक दिया। आलोक कुछ परेशान हो उठे थे। बोले, क्या बिगाड़ा है इस गरीब अबला ने तुम्हारा, जो उसे यूं अपमानित करने पर तुली हो। तुम्हारी देखभाल किसी तरह करनी है, यह क्या मुझे इससे सीखना पड़ेगा? अब मैं यहाँ आ गई हूँ, खुशी की क्या ज़रूरत है यहाँ? तुम चली जाओगी, फिर कौन संभालेगा यह घर? आलोक ने पूछा। मैं लंबी छुट्टी लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारा तबादला वापस दिल्ली नहीं हो जाता, मैं और अंश यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे कैरियर और अंश का स्कूल का क्या होगा? फिर उन्होंने कहा, गरीब लाचार औरत है बेचारी, आदमी कमाता नहीं है। 3-3 बच्चों का भरण पोषण इसी के जिम्मे है। यही काम करने दो इसे, बेचारी तुम्हारी मदद भी करती रहेगी। दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने तो नहीं ले रखा।
बड़बड़ाती हुई पैर पटकती वह घर के अंदर चली गई थी। आलोक शायद सुन नहीं पाए थे या सुनकर भी अनसुना कर गए थे। कितनी हमदर्दी है खुशी से, रचना बड़बड़ाती रही। उसके मन में शंका की लहरें फिर से हिलोरे लेने लगी। रसोई में आकर उसने ऊंचे स्वर में खुशी को पुकारा तो बेचारी काँप कर रह गई। हाथ में पकड़ा विदेशी कांच का गिलास धम्म से जमीन पर गिरकर चटक गया। अब तो रचना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। खुशी की दबी सहमी सिसकियां सुनकर आलोक को यह समझते देर नहीं लगी थी कि वह आक्रोश उन पर ही बरसाया जा रहा है। कभी कभी अपने पराये बन जाते हैं और पराये अपनों से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं, पर आलोक यह सब जानते समझते थे। उसके बाद तो जैसे दोषारोपों का सिलसिला ही शुरू हो गया था। इस घटना को घटे हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि एक दिन जब आलोक ऑफिस से शाम को कुछ जल्दी घर लौट आए तो देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। रचना ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। बेटा सहमा सा खड़ा था। पूछने पर पता चला कि रचना की सोने की चेन गुम हो गई थी। सुनकर वे हतप्रभ रह गए। रचना को शक निश्चित रूप से खुशी पर ही था, क्योंकि दूसरा कोई घर में आता ही नहीं था। उन्होंने लाख समझाना चाहा, उससे चेन ढूंढने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी थी। खुशी हर प्रकार से अपनी सफाई दे रही थी, पर उन्हें इस बात की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस औरत ने कभी 4 पैसे की हेरा फेरी नहीं की, वह इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है, यह तो वे जानते थे। अपराधी के कटघरे में डरी सहमी सी खुशी के माथे पर उन्होंने ज्यों ही हाथ रखा था, वह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। साहब, आपके घर का नमक खाया है, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात मैं कैसे करूँगी। पर रचना ने खुशी को जेल की 4 दीवारी में बंद करवा कर ही चैन की सांस ली। आँख की किरच आँख से निकली ही भली, पर वह शायद यह नहीं समझ पाई थी कि झूठे अहंकार और संदेह के पलीते से भरा यह ऐसा भयानक विस्फोट था जिसने पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों को हिलाकर रख दिया। आलोक खुशी की जमानत करवा आए थे। अपने घर पर उन्होंने उसे फिर काम नहीं दिया था। उसके बाद आलोक अक्सर दौरे पर रहते। घर पर रहते भी तो उदास से, बहुत कम बोलते थे। अपनी किताबों की दुनिया में ही खोए रहते। बेटे के साथ जरूर बोल बतिया लेते थे। रचना ने उनका चैन लूट लिया था। खुशी के भूख से तड़पते बच्चे और अपाहिज पति की जब कभी कल्पना करते तो मन तिरोहित हो उठता। उसे निकालना ही था तो यूं ही निकाल देती रचना। यूं लांछन लगाकर तो उसने उस बेचारी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपमानित तो वह हुई ही, अब तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा उसे। मन खिन्न हो उठा था। वे खुद पर भी तो छटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर सके। उनका अब घर पर जी नहीं लगता था। पत्नी कई बार रोकने का प्रयत्न करती, पर उनका हर प्रयत्न अकारत सिद्ध होता। अब उनका मन पूरी तरह से उचट गया था। एक रात आलोक दौरे पर गए थे। रचना और अंश बगल में बंगले में अकेले थे। अचानक बत्ती गुल हो गई। एक तो अकेली, ऊपर से अंधेरा। गर्मी और उमस से बचने के लिए उसने खिड़की खोली और स्टोर में जाकर लालटेन में मिट्टी का तेल भरा। उसे लाकर वह ज्यों ही तिपाई पर रखने लगी थी कि लालटेन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी और पूरा तेल मेजपोश पर छलक गया और पलक झपकते ही आग ने मेज, पर्दों और फर्नीचर को अपने चंगुल में ले लिया। फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अंधेरे में जब वह पानी की बाल्टी लेने बाथरूम में पहुंची, तब तक आधा कमरा आग की लपटों में जल गया। आग में फंसी रचना को यह भी समझ नहीं आया कि बेटे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। डर और दहशत से आवाज़ भी घुटकर रह गई थी। घबराहट के मारे रचना गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या घटा उसे नहीं मालूम। आँख खुली तो वह अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी। पास में बिस्तर पर बेटा लेटा था। सामने आलोक खड़े थे। उनके सामने खुशी सपरिवार खड़ी थी। उसके हाथों की ओर रचना की नज़र चली गई थी। दोनों हाथों पर पट्टियाँ थीं। पूरा चेहरा जगह जगह से झुलस गया था। उसने छींट स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? आपको और अंश को बचाने के प्रयास में इसके हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं। समय पर अगर यह आपको न बचाती तो आपका बचना नामुमकिन था। डॉक्टर ने रचना को बताया तो एकाएक वह भयानक मंजर उसे याद हो आया था। देर तक वह खुशी को निहारती रही। पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा अपनी सारी सीमाएं तोड़कर बह निकली थी, पर तब भी वह कुछ कह नहीं सकी थी। एक बार फिर अहंकार सामने आ गया।
कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद रचना और अंश पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए थे। एक शाम आलोक के साथ सैर करते हुए वह खुशी की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी तो आलोक ने उसे रोका। उधर कहाँ जा रही हो? आज मत रोको मुझे, एक बार वहां जाकर प्रायश्चित कर लेने दो, कहकर वह आगे बढ़ी और खुशी की झोपड़ी के बाहर जाकर रुक गई। चिथड़ों में लिपट खुशी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। दौड़कर उसने चारपाई बिछाई और नम्रतापूर्वक उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगी। भूखे नंगे बच्चों को देखकर रचना का मन ग्लानि से भर उठा। वो मन ही मन सोचने लगी कि ईर्ष्या और डाह की विष बेल बोकर कैसा बदला लिया था उस जैसी शिक्षित नारी ने उस गरीब से। उसके पास पति था, प्यारा बेटा था, ऐश्वर्य, समृद्धि, सभी कुछ तो था। खुद ही तो सहेज समेट नहीं पाई इस सुख को। इसमें दूसरों का क्या दोष? गाज गिराई भी तो उस पर जिसने उसके पति की सेवा की। खुशी के साथ उसके पूरे परिवार को उसने अपने परिहास की परिधि में घसीट लिया। खुशी को पास बुलाकर उसने उसे अपने पास बिठाया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हारे ऊपर मैंने इतने आरोप लगाए, फिर भी मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की तुमने। तुम वास्तव में ही महान हो। नहीं बीबी जी, मैं तो कुछ भी नहीं। महान तो बाबूजी है। इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसा दिलवाया और सबसे बड़ा उपकार तो इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर किया। खुशी फिर बोली, बीबी जी, एक रात शराब के नशे में मेरे पति ने मुझे ठेकेदार के पास भेज दिया था। उसने सोचा इसी तरह से 4 पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा और बच्चों को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अब आप ही बताओ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस औरत पर क्या बीतती होगी। तब बाबूजी ने ही मेरी रक्षा की थी। मैं तो अपना भाई, पिता सब कुछ ही इन्हें मानती हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है और फिर जब मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए हैं तो इंसान कुकर्म करे ही क्यों। रचना की नज़रों में खुशी बहुत ऊपर उठ गई थी, आसमान से भी ऊपर। आलोक कुछ कहना चाह ही रहे थे कि उसने अपनी हथेली उनके होठों पर रख दी। खुशी को अगले दिन ही काम पर आने के लिए कहकर वह लौट आई थी। अब नई सुबह वह उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, जिसमें संदेह और शंका के लिए कोई स्थान नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।